शुभम, याद है ना, 2 दिन बाद तुम्हारे दादाजी गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ, अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही शुभम ने जवाब दिया। तुम्हें उनके साथ रूम शेयर करना है, जगह बना लो। व्हाट? देखो मम्मा, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादू के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट माई प्राइवेसी? विनोद और सुधा ने एक दूसरे की तरफ देखा। शुभम को पूरी उम्मीद थी कि पापा ना सही, मम्मा तो उसका पक्ष लेगी। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी पापा पहले की तरह कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। सुधा की बात सुन शुभम को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली बस। पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। विनोद अपने माता पिता की इकलौती संतान है। विनोद के पिता सुभाष किसान थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके विनोद को पढ़ाया। सुभाष अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालातों के चलते ज़्यादा नहीं पढ़ सके। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे विनोद को उच्च शिक्षित बनाना। विनोद ने भी अपने पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज विनोद दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है। विनोद की शादी सुभाष ने अपने दूर के रिश्तेदार की पढ़ी लिखी बेटी सुधा से की। सुधा एक ऐसी लड़की जिसमें आधुनिकता और संस्कार दोनों का समावेश है। विनोद के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। विनोद और सुधा ने बहुत बार कहा दिल्ली आने पर, वे दोनों नहीं मानते थे। कहते हमारा मन तो गांव में ही लगता है। विनोद साल में 1-2 बार गांव जाता। वे लोग भी दिल्ली जाते तो थे, पर ज़्यादा समय नहीं रुकते। विनोद ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतजाम कर दिया था। कोई दिन नहीं जाता जब वो और सुधा फ़ोन पर उनसे बातें नहीं करते हों। एक बेटे के जो फ़र्ज़ होते हैं उन्हें विनोद बखूबी निभा रहा था। पिछले महीने विनोद की माँ रात को जो सोई तो फिर सुबह नहीं उठी ही नहीं। विनोद सुधा पहली फ्लाइट से गांव पहुंचे। पत्थर बने सुभाष बेटे का स्नेहिल स्पर्श पा फुट फुट कर रो पड़े। पिता को छोटे बच्चों की तरह अपनी बाहों में भर विनोद ने कलेजे से लगा लिया। एक उम्र में इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का ये पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। विनोद, तेरी माँ चली गई, कपकपाती आवाज में इतना बोल अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। यूं तो जीवन साथी का किसी भी उम्र में जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ लगाव बहुत गहरा हो जाता है। शायद इसलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। बेटे का स्पर्श पिता को समझाने के लिए पर्याप्त था कि विनोद सब संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब सुधा ने अपने ससुर सुभाष जी को समझाया, पापा अब तक तो आप दोनों थे, इसलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? सुभाष जी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। सुधा ने उनके सामने घुटने पर बैठ धीरे से उनके झूरीदार हाथ थाम लिए। एक अनकहा वादा, एक अबोला आश्वासन, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, विनोद ने निर्णय सुनाते हुए कहा और सुधा ने उनके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। सुभाष अब भी सर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। सालों से जिस जीवन संगनी पर निर्भर थे, उनका अचानक से चले जाने का दुख, तबीयत का ठीक नहीं रहना, नई जगह में सामंजस्य का डर, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा और उस सब से परे बच्चों की परवाह और प्यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। बहुत काम है, यहाँ जमीन ठेके पर देनी है और भी बहुत कुछ समेटना होगा। विनोद सुधा वापस आ गए। वे पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 16 साल का शुभम नहीं समझता था। विनोद ने कुछ साल पहले 2 BH फ्लैट खरीदा था। दिल्ली जैसे शहर में इतना बड़ा फ्लैट भी अच्छा खासा महंगा पड़ता है। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए शुभम से दादू के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा गया था। शुभम को लग रहा था कि दादू के आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि शुभम को अपने दादाजी से लगाव नहीं था। इससे पहले जब भी वो गांव जाता या वो दिल्ली आते तो दोनों की आपस में खूब बनती थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादू मेहमान नहीं, परमानेंट मेंबर के तौर पर घर में रहने वाले थे। ऊपर से शुभम का मन समझौते के लिए तैयार न था। अगले दिन सुभाष जी आ तो गए, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों के घर में रहना है। सुधा ने उनका सामान शुभम के कमरे में लगा दिया। शुभम मन ही मन दादू के आने से नाखुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जानता था कि विनोद अपने पिता को कितना प्यार करता है। सुभाष जी ने नई जीवन शैली से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने वर्षों की अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था। ये बात तो विनोद और सुधा तो समझते थे, लेकिन शुभम के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में अनफिट थे। सुधा सुभाष
जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर खाना, दवाई या शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहाँ सुभाष की कुछ हम उम्र लोग से दोस्ती होने लगा। वो सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को सैर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू-शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। सुधा ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट किया। पापा आप जाइए, मैं यहीं लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ। कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। सुभाष जी पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, सामने विनोद खड़ा था। सुभाष जी के चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास देख गले लग गया। पापा आज तो आपके लिए हलवा बनना लाजमी है। सच्ची तू मुझे हलवा खाने देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज्यादा नहीं। सुभाष जी अब संतुष्ट थे। उनके मन का संशय लगभग खत्म हो गया था। शुभम के व्यवहार को अच्छी तरह समझते थे, बस उसका बचपना मान अनदेखा कर देते। शुभम हर वक्त चिड़चिड़ा रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना ही नहीं चाहता था। उस दिन संडे था। विनोद और सुधा को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले सुधा ने सुभाष जी और शुभम दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। शुभम हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और दादू का खाना मैंने बना दिया है। दादू 1 बजे खाना खाते हैं। माइक्रोवेव में गर्म करके उन्हें खाना खिला देना। दवाई लेनी होती है पापा को। ठीक है मम्मा, शुभम ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। सुभाष जी गीता का पाठ कर रहे थे और शुभम अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी टोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं था। 1 बजे के करीब सुभाष जी को भूख लगी। उठकर देखा तो शुभम हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था, इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। सुभाष जी वापस अपने बिस्तर पर जाके लेट गए। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा ले, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसलिए हिचक रहे थे। 3 बज गए और शुभम अभी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। सुभाष जी उठकर रसोई में गए। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में सब्जी। सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ, गर्म करने के लिए तो सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे, ना जाने कैसे कांच का बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज़ के साथ टूट गया और सारी दाल जमीन पर गिर गई। शुभम दौड़कर रसोई में आया और वहाँ का हाल देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी, ना सुख चैन। गंवार कहीं के। सुभाष जी अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे, ऊपर से शुभम का चिल्लाना। खामोश खड़े गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर शुभम की इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा सी भी शिकन नहीं थी। जैसे कि पीछे पलटा, सामने विनोद और सुधा को खड़ा पाया, एक पल को घबरा गया। सुधा शुभम को धकेल रसोई में घुसी। पापा आपको कहीं लगी तो नहीं? आइए आप अंदर बैठिए, मैं आपको खाना लगाती हूँ। वो बेटा सुधा, सारी दाल तो मुझसे। घबराए और अपमानित सुभाष जी ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लगाती हूँ। सुधा ने खाना लगाकर पहले सुभाष जी को खाना दिया और उसके बाद रसोई समेटी। विनोद बिल्कुल खामोश था और सुधा ने भी शुभम को कुछ नहीं कहा, इसलिए शुभम को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी है। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, सुभाष जी बुझे हुए आहत थे। सुधा सुभाष जी को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही शुभम के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद विनोद बोला, शुभम तुम कल गांव जा रहे हो, तुम्हारे स्कूल 1 महीने बाद खुलेंगे, तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत के काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, वो तुम्हें खेत में काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव क्यों? अब वहाँ क्या है? दादू भी यहाँ आ गए हैं, तुम गाँव जा रहे हो क्यों? क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गाँव भेज दो। है ही क्या वहाँ मिट्टी, गंदगी और गँवार लोग। शुभम अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गाँव और वहाँ के रहने वाले के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांत से बात करते विनोद ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वो मेरे पिता है, जिन्हें तुम गँवार बता रहे थे। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे ठंडे एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रहे हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। बस कर विनोद, बच्चा है वो, हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दूँ? नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं रहा ये। रही बात गलती की तो इसे अपनी गलती लगी कह रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत किया ही नहीं। परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर, मेरे पापा से ऊंची आवाज़ में बात करके, उन्हें गंवार कहकर भी इसने कोई गलती नहीं की है। शुभम, उन्हें तुमने आज गंवार कहा है ना, उसके पैर की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़कर मुझे पढ़ाते हुए। कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते थे पापा, सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही
बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर ले, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? सुधा बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव-भाव से साफ पता चल रहा था कि वो विनोद से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पिता है, पापा है। शुभम उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की ज़रूरत होती है। आज तुमने उनसे ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हो, तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना, मैंने ट्रेन की टिकट करवा दिया है। अब शुभम को अपने किए का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे दंड के तौर पर गाँव जाना ही पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब